अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फ्लूइड मैकेनिक्स 2 कैन 3111 का ये दूसरा लेक्चर होगा। आज के इस लेक्चर में हम फ्रिक्शन लॉसेस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अगर ये देखें कि आपके पास दो इस तरह के हमारे पास पाइप्स हैं, तो आप इसको एक पाइप भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हो क्या रहा है कि आपके पास जो पाइप जो यहाँ से आपके पास इस जगह से आपको ये नज़र आ रहा है, तो बेसिकली ये आपका पाइप का एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, और यहाँ से आपको एक सडन एनलार्जमेंट हो रही है। जो फ्लो एरिया है बेसिकली वो इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर ये जो फ्लो एरिया है आपका सडन इस तरह एक्सपैंड करे, तो उस सूरत में हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी फ्लूइड की, और फ्लूइड के अंदर वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है? फ्लूइड के अंदर वो काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन की वजह से आती है, उसकी वेलोसिटी की वजह से आती है। जैसे कि वो आपको पता है ऑलरेडी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1/2 mU²। तो उसकी मैस अगर कांस्टेंट है तो वो उसकी जो वेलोसिटी है वो उसके जो है काइनेटिक एनर्जी पे को की वजह होगी। और इस तरह के सडन एनलार्जमेंट के केस में जब फ्लो एरिया एकदम बहुत बढ़ जाता है, ये देखिए जैसे फ्लो एरिया एकदम बहुत बढ़ गया, तो फ्लो एरिया बढ़ जाने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो लॉस हो जाएगी। इसके लिए क्या किया जाता है कि अगर इसके मुकाबले में आपके पास ये फ्लो एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज करे, अगर ये फ्लो एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज करे, स्लोली इंक्रीज करे, तो उसमें क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एक तरह से आप उसको रिकवर कर लेते हैं। ये जो हमारे पास आपके पास वेंचुरी ट्यूब है, ये वेंचुरी मीटर है, उसके अंदर आप देखते हैं कि उसका जो फ्लो एरिया है वो ग्रेजुअली उसको जो है इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। इस तरीके से उसके अंदर आप बेसिकली उसको प्रेशर एनर्जी में इस सूरत में उसको रिकवर कर लेते हैं। लेकिन ये ख्याल करना है कि हमने यही मालूम करना है कि अगर आपके पास इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि जिसके अंदर आपका फ्लो एरिया सडनली एक्सपैंड कर रहा है, तो उस वक्त आपके पास जो फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे, वो फ्रिक्शनल लॉसेस उन पर क्या असर पड़ेगा, और वो फ्रिक्शनल लॉसेस हम किस तरीके से उनको देख सकते हैं। अभी देख सकते हैं कि ये आपके पास A1 जो है, ये हम ये दिखा दें कि A1 जो है ये एरिया है आपका बिफोर सडन एक्सपेंशन या सडन एनलार्जमेंट, और जो A2 है ये एरिया है आफ्टर सडन एनलार्जमेंट। इसको हमने दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है सडन एनलार्जमेंट वाले पोर्शन को। एक को हमने सेक्शन नंबर 1 और ये आपके पास सेक्शन 2 है। ये जो सेक्शन नंबर 1 है बेसिकली ये आपके पास जब आपका फ्लो एरिया ग्रेजुअली एक्सपैंड कर रहा है, उस ग्रेजुअली एक्सपेंशन से पहले का है, और जो एरिया 2 है वो उसके अंदर हमने ये कहा है, ये जो पॉइंट 2 हमने बताया वो जब फुली एक्सपैंड कर चुका होगा ये उस वक्त है। और इसी तरह जो प्रेशर होगा करस्पॉन्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन 1 वो P1 होगा, और प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू द सेक्शन 2 विल बी P2। ये बाकी जो है आप इसको देख लेंगे कि इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, अब जो हमारे पास मैं ऑलरेडी कहा है कि जो आपका प्रेशर एट क्रॉस सेक्शन 1 है वो P1 है, और प्रेशर एट क्रॉस सेक्शन 2 जो है वो हमारे पास P2 है। अच्छा, अब हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो आप इसे निकाल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स एट क्रॉस सेक्शन 1, यही चीज़ हमने इसको लिख ली है कि हमने इस इंफॉर्मेशन को इस सूरत में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो जो फोर्स क्रॉस सेक्शन 1 पे लग रही होगी, ये जो क्रॉस सेक्शन 1 है हमारे पास, ये क्रॉस सेक्शन जो 1 है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स होगी आपके पास F1 इज इक्वल टू P1 A2, और जो फोर्स आपकी क्रॉस सेक्शन 2 पे लग रही होगी F2 वो होगी P2 A2। अब ये गौरतलब बात यहाँ पर ये है कि आपके पास A1 जो क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि वो तो पाइप का पिछला हिस्सा था जो कि नैरो था, अब हम एनलार्जमेंट वाले हिस्से की बात करें, इसीलिए हम सिर्फ A2 वाले एरिया की हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब अगर आपके पास ये दो फोर्सेस आ गई हैं F1 और F2,
तो अगर हम नेट फोर्सेस देखना चाहें तो जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स वो क्या होगी, नेट फोर्स होगी आपकी F1 माइनस F2। तो नेट फोर्स F1 माइनस F2 होगी, और F1 की वैल्यू आपको पता है P1A2, F2 की वैल्यू पता है P2A2। इन दोनों को जब हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो नेट फोर्स आ गई P1 माइनस P2, और इसमें से हमने A2 क्योंकि कॉमन है, A2 को हमने कॉमन ले लिया है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई नेट फोर्स के लिए। अब हमें पता है कि ये जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम बेसिकली होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ कि मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू यू। ये स्मॉल m और स्मॉल u आपके मास और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करूंगा, आपने याद रखना जब भी हम रेट की बात करते हैं उसका मकसद ये है कि आपका उसके अंदर कोई टाइम का कोई मामला है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, इसका मतलब यह है कि मास तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसकी वेलोसिटी वो चेंज आ रही होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हमने इसको इस तरह लिख सकते हैं m इंटू डी यू ओवर डी टी, क्योंकि जो वेलोसिटी किस टाइम में चेंज हो रही है उसको हम डी यू ओवर डी टी लिख रहे हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को अब आप जब मजीद ये जो हमने टर्म्स लिखी हैं m इंटू डी यू ओवर डी टी, अगर इनको रीअरेंज कर लूँ तो मैं रीअरेंज करके मैं ऐसे कर दिया कि ये डी टी मैंने m के नीचे लिख दी है, m ओवर डी टी इंटू डी यू, इसको सिर्फ रीअरेंज कर लिया है। तो अब आपको पता है कि जो मास ओवर टाइम ये क्या होता है, मास फ्लो रेट, यानी कि अगर आपके पास मास को टाइम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास मास फ्लो रेट आ जाएगा, और मास फ्लो रेट को हम m डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो चेंज इन वेलोसिटी होती है डी यू, वो होगी आपके पास u2 माइनस u1, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इन चीज़ों को अगर मैं इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन में लगा दूं तो मेरे पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू m डॉट इंटू u2 माइनस u1। मैंने सिर्फ क्या किया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा था कि यहाँ पर आपके पास ये जो चीज़ें थी हमारे पास, इन चीज़ों को हम देखते हुए कि ये क्या चीज़ें थी, इसकी जगह पर आपके पास m डॉट आ गया और इस du की जगह पर आपके पास u2 माइनस u1 आ गया। इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, अब ऑलरेडी हमें पता है कि जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि m डॉट इज इक्वल टू रो इंटू यू इंटू ए। जैसे हमारे पास यूनिट ऑपरेशन बकेब स्मिथ की किताब है, वहां पर मास फ्लो रेट को कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोगों ने याद होगा CPP2 में हमने m डॉट से मास फ्लो रेट को रिप्रेजेंट किया था। उसके अलावा मैंने जब आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का प्रूफ कराया था उसमें भी मैंने भी कैपिटल G यूज कर दिया था। तो इसलिए आप इसको जो है ना घबरा नहीं जाना कि ये एकदम ये क्या चीज़ है। तो ये m डॉट याद रखिएगा कि मास फ्लो रेट है और इसको आप G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने इसको बार m डॉट से, हमने क्योंकि कंसिस्टेंट रखने के लिए इसको m डॉट से यूज कर रहा हूँ मैं। m डॉट इज इक्वल टू रो इंटू यू इंटू ए, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। अच्छा, अब ये जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की वैल्यू है m डॉट इज इक्वल टू रो इंटू यू इंटू ए, अगर मैं इसको इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो फिर देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा। आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा m डॉट इंटू u2 माइनस u1। अच्छा, ये अब आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया है, इसको ज़रा आप देखें गौर से कि हमारे पास क्योंकि जो एरिया अंडर कंसिडरेशन है, यहाँ पे देखिए ये आपके पास जो एरिया अंडर कंसिडरेशन है वो ये A2 है, वो A2 है, और हमारे पास जो हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो रो इंटू यू इंटू ए है। इसलिए हम क्योंकि एरिया अंडर कंसिडरेशन A2 ले रहे हैं तो इस सारी इक्वेशन को हम टर्म्स ऑफ जो है वो 2 के हिसाब से लिखेंगे। तो इसको मैं इक्वेशन को लिख सकता हूँ जो आपके पास ये इक्वेशन बनी है m डॉट जो मास फ्लो रेट की इक्वेशन है वो रो 2 इंटू u2 a2, ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। इसको इस फॉर्म में लिखने का मकसद ये है क्योंकि हमारे पास जो एरिया अंडर कंसिडरेशन है, जिस एरिया पे हम काम कर रहे हैं वो A2 था। इसी चीज़ को जब मैंने इस इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट किया, इसको यूज़ किया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास आ गई है m डॉट की जगह पे यहाँ पे रो 2 u2 a2 मल्टीप्लाई बाई u2 माइनस u1। ये आपके पास इस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन आ गई है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को देखें, आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। मैंने अब क्या किया, बेसिकली ये जो u2 है
इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो ब्रैकेट्स में हमारे पास टर्म है u2 और u1 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ गया रो2 a2, और ये u2 जब इससे मल्टीप्लाई की तो u2 स्क्वायर माइनस u1 इंटू u2। इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इस इक्वेशन को मैं अब कह देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 3 है। अच्छा, अब जो बेसिकली आपके पास नेट फोर्स होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है, तो नेट फोर्स इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो है हमारे पास, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 आना चाहिए था। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से, मैं इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं कंपैरिजन करूं, इसको लिखूं, इक्वल्स करूं, तो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा P1 नेट फोर्स लिख रहा हूं मैं, P1 माइनस P2 A2, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रो2 A2 U2 माइनस U1 इंटू U2। ये A2 दोनों साइड्स पे कट गया और आपके पास आ गया P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो2 U2 का स्क्वायर माइनस U1 इंटू U2। जो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं, ये ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं हो रही होती। लिहाजा जब डेंसिटी कांस्टेंट होगी तो रो2 जो होगी आपकी बेसिकली वो रो1 के बराबर होगी, या रो1 बराबर होगी रो2 के, और वो इक्वल होंगे रो के। इसीलिए मैं इस रो2 की जगह पे रो लिख देता हूं, तो आपकी इक्वेशन बन गई P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो इंटू U2 स्क्वायर माइनस U1 U2। अब जरा गौर कीजिए, ये जो डेंसिटी होती है ये बेसिकली इन्वर्स होती है आपके पास, हम इसको 1 ओवर, इसको आप लिख सकते हैं, तो ये 1 स्पेसिफिक वॉल्यूम, हम उसको जब लिखते हैं 1 ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी उसका इन्वर्स होती है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ डेंसिटी की जगह पे ये 1 ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने उसको लिख दिया। अच्छा बेटा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस स्टेप से घबरा नहीं जाना। ये क्या किया है बेसिकली, क्या कि स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको, ये जो हम न्यू से स्पेसिफिक वॉल्यूम को, ये जो टेढ़ा वी बनाया हुआ है, इस न्यू से हम, ये ग्रीक लेटर है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो आपका इन्वर्स ऑफ डेंसिटी है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो इन्वर्स ऑफ डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम वो डेंसिटी के बराबर होगा। तो बेसिकली हम नॉर्मली 1 ओवर रो को न्यू के इक्वल लिखते हैं, लेकिन अब आपके पास क्योंकि खाली रो डेंसिटी है, तो इस रो डेंसिटी का इन्वर्स क्या किसके बराबर होगा, वो 1 ओवर न्यू के बराबर होगा। आप इसको सिंपल सा कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। तो आपके पास डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ओवर, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ओवर न्यू, ये हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख दिया। अब ये डेंसिटी की वैल्यू इस टर्म में मैंने यहाँ पे मैंने डाल दी है, बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे रह गई है। अब हमारे पास, मैं ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर में जो टर्म्स दी हुई है, मैं उनको सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ। रीअरेंज करने का क्या मतलब है, ये P1 और P2 है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ P2 माइनस P1, और इसको अगर रीअरेंज करूंगा तो इसको भी रीअरेंज करूंगा, तो माइनस का जो साइन निकलेगा वो दोनों साइडों से कट जाएगा, तो वो माइनस आप खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। तो रीअरेंज करने के बाद मैंने इसको ऐसे लिख दिया, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 1 ओवर न्यू इंटू U1 U2 माइनस U2 स्क्वायर। तो बेसिकली रीअरेंज करने से P1 माइनस P2 है, तो -1 कॉमन लिया है, इधर से भी -1 कॉमन लिया है, उन दोनों को मल्टीप्लाई, आपस में वो कट गए हैं, इस वजह से आपके पास ये रीअरेंज करके इस तरह की हालत आपके पास बन गई। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो आप इसको, इस न्यू को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P2 माइनस P1 मल्टीप्लाई बाय न्यू इज इक्वल टू U1 U2 माइनस U2 का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब ये जो बर्नौली इक्वेशन है, ऑलरेडी हमें इसकी मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स आप लोग देख सकते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि डेल्टा U स्क्वायर ओवर 2 प्लस G डेल्टा Z प्लस, अगर इंटेग्रल लें आप इसकी डेंसिटी का, न्यू dP प्लस WS प्लस F इक्वल 0। ये आपके पास, हमारे पास इक्वेशन 5 है। ये भी बर्नौली इक्वेशन को लिखने की टर्म है। अब इस इक्वेशन के ऊपर मैं कुछ एजम्पशंस कर रहा हूँ। मसलन क्या, मैं ये कर रहा हूँ कि जो शाफ्ट वर्क है वो आपका फ्लूइड नहीं कर रहा, तो ये WS को 0 कर दिया। फिर मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जिस पाइप में से आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है, यानी कि ये जो हमने एज्यूम किया है सडन एनलार्जमेंट वाला पाइप,
इस सडन एनलार्जमेंट वाले पाइप के अंदर, ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर जो डेल्टा जेड है वो 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह मैं ये भी कर रहा हूँ कि जब आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, सडन एक्सपेंशन जिसकी हो रही है, सडन एनलार्जमेंट हो रही है, तो उस सूरत में ये 1/2 का इंटीग्रल नू डी पी को हम लिख सकते हैं नू P2 माइनस P1, इसको मैं लिख सकता हूँ। ये जो 1, 2, 3 मैंने एजम्पशंस की हैं, अगर मैं इनको इनकॉर्पोरेट करता हूँ इक्वेशन नंबर 5 में, तो फिर मेरे पास जो बर्नौलीज इक्वेशन जो रिड्यूस हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा यू स्क्वायर ओवर 2, ये हो जाएगी हमारे पास डेल्टा यू स्क्वायर ओवर 2 प्लस नू P2 माइनस P1 प्लस F इक्वल 0। अच्छा, इसको जरा गौर करें। अब आपके पास ये जो डेल्टा यू स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं u2 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और ये P2 माइनस P1 प्लस F इक्वल 0, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अच्छा, अब जरा यहाँ याद करिए रखिए कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में, ये इक्वेशन नंबर 4 में हमने P2 माइनस P1 नू इसकी वैल्यू निकाली थी u1 u2 माइनस u2 स्क्वायर। इस इक्वेशन नंबर 4 से अगर मैं P1 माइनस P2 माइनस, ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 से अगर मैं P2 माइनस P1, इक्वेशन नंबर 4 से P2 माइनस P1 की जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं अगर इस इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 4 से इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दिया, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास u2 स्क्वायर माइनस, देखिए बाकी सारा वैसा है, बाकी सारा वैसा है, सिर्फ इस जगह पर वो जिसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू मैंने लिख दी u1 u2 माइनस u2 का स्क्वायर प्लस f इक्वल 0। अच्छा, अब इसको मैं खोल लेता हूँ, तो ये दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, u2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस u1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस u1 u2 माइनस u2 स्क्वायर प्लस f इक्वल टू 0। अब जरा गौर करना, यहाँ पर आपके पास है प्लस 1/2, यानी कि आपके पास जैसे है प्लस 1/2 a और ये माइनस a, तो आपके पास प्लस 1/2 माइनस a, यानी कि अगर आपके पास प्लस 1/2 माइनस 1 हो तो आपका जवाब आ जाएगा माइनस 1/2। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने इन दोनों चीज़ों को ऐड सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो आपके पास आ गया माइनस u2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये वैसे आ जाएगी माइनस u1 2 प्लस u1 u2 प्लस f इक्वल 0। अब मैं इन टर्म्स को मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, रीअरेंज इस तरह कर लेता हूँ, f इसी तरफ रहेगी, इन तीनों टर्म्स को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा u1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस u2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस u1 u2। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ इनका, 2 आ गया आपके पास, तो ये आपके पास आ गया u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2। सिंपल ये है, जैबरिक हमने काम किया है इसके साथ। अब आपके पास ये देखो, ये u1 स्क्वायर, अब आपको याद होगा ये अलजेब्रिक फार्मूले कि a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ये जो चीज़ है, अब आपके पास इसको गौर करें, ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया है, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर होगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2, इसको हमने उस फार्मूले में लिख लिया है डिवाइडेड बाई 2। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन नंबर 7 बेसिकली फ्रिक्शनल लॉसेस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट के बारे में आपको बताता है। इसी इक्वेशन को, ये जो सडन एनलार्जमेंट के हमने फ्रिक्शनल लॉसेस हमने निकाले हैं, इसी को हम प्रेशर ड्रॉप के टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट क्या होगा। अच्छा, अब हमें पता है कि जो प्रेशर ड्रॉप फ्रिक्शनल लॉसेस के टर्म में होता है माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू रो इंटू एफ। इस के अंदर हमने जो f की इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 7 निकाली है, अगर उसकी वैल्यू पुट कर दें तो माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू रो इंटू u1 माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जो 2 है, इसको आप, ये जो इक्वेशन नंबर 8 है, ये आपके पास प्रेशर लॉसेस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट होंगे। इसी तरह हम हेड लॉसेस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट निकाल लेते हैं, तो हमें हमारे पास प्रेशर लॉसेस या प्रेशर ड्रॉप जो है उसको हम एक्सप्रेस करने के हमारे पास दो तरीके कार हैं हम यहाँ पर, कि देखें डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी एच, यानी कि ये जो H है वो फ्रिक्शनल लॉसेस ड्यू टू हेड लॉस होगा, तो वो रो जी एच एफ कर दिया मैंने इसको, या माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू रो इंटू u1 माइनस u2 स्क्वायर आपके पास 2, ये हमने इसको अभी हमने निकाला है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर कर लें तो आपके पास आ जाएगा रो जी एच एफ इज इक्वल टू रो इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2,
ये रो दोनों तरफ से कट जाएगा। GHF इज इक्वल टू U1 माइनस U2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर आप लिखें तो आपके पास HF सबस्क्रिप्ट F इज इक्वल टू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। ये जो इक्वेशन है ये आपके पास इक्वेशन आ गई है अब हेड लॉस व्हेन सडन एनलार्जमेंट और सडन एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। बेटा ये जो आपका सारे लेक्चर नोट्स हैं ये LMS और ocw.kfu.tit.edu.p पर अवेलेबल है। प्लीज़ go through these notes, please go through this video lecture which is also available on YouTube। लिंक मैंने OCW और LMS दोनों पर दे दिया है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर नोट्स। और अगर आपका कोई सवाल है आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो या ऑडियो मैसेज से परहेज़ किया करें। और उसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास मौका होता है जो हमारा ऑनलाइन सेशन होगा तो उसके अंदर मौका होगा। तो ये ख्याल रखिएगा टाइम टेबल हमारा चेंज हो गया है तो अब इस चेंज टाइम टेबल के मुताबिक आप लोगों की हमारी क्लास हुआ करेगी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की जो हमारी क्लास है वैसे भी हफ्ते में एक ही दिन हुआ करेगी। तो एक हफ्ता वो ऑनलाइन होगी, एक हफ्ता वो लाइव होगी। तो आप लोगों के अगर कुछ सवालात होंगे तो वो आप लाइव लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। लेकिन इसको बेटा आपने लाजमन जो है देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।